जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड हम लोग फाइन आर्ट्स यानी ललित कला से संबंधित टॉपिक यानी चैप्टर के साथ साथ टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है अलोरा की गुफाएं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अलोरा की गुफाओं से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु। अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एग्ज़ाम जल्द हो ऐसा है कि हम लोगों की भी सीट जो है फाइन आर्ट्स से जो भी हैं स्टूडेंट, उन लोगों को सीट मिले जब फाइनल नोटिफिकेशन आए। तो हम लोग तैयारी अपना हम लोगों को नहीं छोड़ना है, से क्लास आगे लेकर के चलते हैं। अलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़े तो यह स्थान आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। अगर डिस्टेंस की बात करें तो लगभग अजंता की जो गुफा है उससे लगभग 100 किलोमीटर क्या है आपको दूर देखने को मिलेगा। और यह काल की बात की जाए यानी कि वह किस काल की है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच यह निर्मित है। जो कि यह इम्पोर्टेंट ये लाइन हो जाता है कि यह मतलब कि स्थान कहाँ पे है यह गुफा, और यह कौन से ईस्वी की है, कब से कब तक की बनी हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कूट के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। और वही इसका धार्मिक संगम जिस तरह से बताया जाए तो गुफाओं 34 गुफाएं हैं, जिसमें 3 धर्मों को है, बौद्ध, ब्राह्मण, हिंदू धर्म जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे औरंगाबाद जिले में स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल अलोरा है। यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पे बताया गया है। इसमें 34 बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएं हैं, यानी कि मिक्सचर है इसमें। इसमें क्या है कि इसमें बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएं आपको सभी देखने को मिलेंगी। यह देश का एक अनोखा कला ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि इसमें 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के 3 धर्मों से जुड़ी गुफाएं हैं। यहाँ पे आपको बताया गया वो कौन 3 धर्म है, तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएं आपको कहाँ पे मिलेंगे? औरंगाबाद जिले में आपको मिलेंगे, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। इन सभी को आपको इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। और कितने हैं गुफाएं? तो 34। अब आगे बढ़ते हैं। यह शैलीगत उदारता अर्थात एक ही स्थान पर अनेक शैलियों के संगम की दृष्टि से भी अद्वितीय हैं। अलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच चल रहे मतभेदों को दर्शाती है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो शैलीगत उदाहरण है यहाँ पर संगम, वह अद्वितीय यानी कि अलग बताया जा रहा है, जो कि अलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं जो कि 2 धर्म से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इसमें क्या है, मतभेद को क्या दिखा रहा है, दर्शा रहा है। कौन से है वो? बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद। इस पे क्या चल रहा था? मतभेद चल रहा था, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, यह 12 बौद्ध गुफाएं हैं, मतलब जो 34 इसमें यहाँ पे 12 क्या है, बौद्ध गुफा है, जिनमें ब्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित कई मूर्तियां हैं। यानी ब्रजयान से संबंधित बौद्ध धर्म के यहाँ पे मूर्तियों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि क्या है, तारा, महा महामायायुरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाले प्रश्न को पूछा गया है कि कौन से हैं वहाँ पे जो ब्रजयान बौद्ध धर्म में है, मूर्ति से संबंधित है। तो अवलोकितेश्वर मूर्ति वहाँ पे है, ऐसा प्रश्न सत्य कथन में। तो मैत्रेय, अमिताभ आदि, ये सभी क्या है, गुफाओं में बौद्ध गुफा आकार में क्या है, बड़ी है और एकल, दोहरी और तिहरी मंजिलों की है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह किस किस प्रकार की, मतलब बड़े आकारों में भी किन किन प्रकारों में है। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट था। आगे देखते हैं, उनके स्तंभ विशाल हैं, यानी कि स्तंभ के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो स्तंभ है विशाल है। अजंता से 2 मंजिला गुफा भी मिला है, 2 मंजिला गुफा के बारे में भी उल्लेख है, जबकि अलोरा में क्या मिला है, 3 मंजिला गुफा एक अनूठी उपलब्धि है। यानी कि बताया यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो अजंता गुफा में मिला है वह 2 मंजिला है, लेकिन यहाँ पे अलोरा की गुफाओं में 3 मंजिला गुफा मिला है, जो कि वह क्या है, उसके लिए अनूठा, मतलब कि अनोखा है, वैसा उपलब्धि मिला है। नया चीज़ मिलने पर वैसा होता है कि मतलब थोड़ा अजूबा लगता है,
तो इस प्रकार से है कि वहाँ पे 2 मिले और यहाँ पे 3 मंजिला आपको क्या देखने को मिला है, गुफा मिला है। आगे हमारा सभी गुफाओं पर प्लास्टर और पेंटिंग की गई है। यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और आकारों में मूर्ति जो है वो सभी आपको बड़ी देखने को मिलेंगी। वे आमतौर पर पद्मपानी और ब्रजपानी के रूप में हैं। पद्मपानी और किस रूप में है, ब्रजपानी में। वहीं पर हम बात करेंगे ब्रजपानी, पद्मपानी और ब्रजपानी, इनका मतलब क्या होता है। तो उसका अर्थ निकलता है पद्मपानी का, जिसके हाथ में कमल हो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रजपानी का मतलब है जिसके हाथ में व्रज हो। तो इन दोनों का मतलब वही है। आगे देखते हैं गुफा संख्या 12, 3 मंजिला है जिसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी, बुद्ध की छवियां और वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नशंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, व्रजसत्व और व्रजराज की मूर्तियां, दूसरी ओर ब्राह्मणवादी आस्था की एकमात्र गुफा 2 मंजिला गुफा संख्या 14 है। यानी कि यहाँ पे गुफा की बात की जा रही है कि इस प्रकार से यह कौन से गुफा संख्या में है। तो यह गुफा संख्या कौन से हैं, 14 में है, जो कि ये सभी क्या है, मूर्तियां हैं यहाँ पर। और आगे हम बात करते हैं स्तंभों के डिज़ाइन। जो स्तंभ के डिज़ाइन है वह बौद्ध गुफा से विकसित होकर 9वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित जैन गुफा तक पहुंचते हैं और सजावटी रूप क्या करते हैं, धारण करते हैं। आगे है ब्राह्मण गुफा संख्या 13 से 28 तक के कई मूर्तियां शैव धर्म को समर्पित है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और विष्णु दोनों की छवियां उनके विभिन्न रूप चित्रित हैं। यहाँ पे शैव धर्म और विष्णु धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि गुफा संख्या कौन से हैं, जो कि ब्राह्मणवाद जो है उसमें चल रहा है, शैव धर्म और विष्णु धर्म, जो कि बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद और जैन धर्म, यहाँ पे क्या चल रहा था, तीनों प्रकार के धर्मों का चल रहा था। तो यहाँ पर गुफा संख्या 13 से 28 तक ये जो गुफा है एलोरा की गुफा, यहाँ से आपको बीपीएससी में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो बिहार स्टेट की तैयारी, अब बिहार स्टेट का भी एग्ज़ाम होगा बाद में, तो उसमें भी आपको यहाँ से प्रश्न आते हैं, जो कि इस बार भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, जो कि गुफा संख्या से प्रश्न आए थे। आगे देखते हैं शैव विषयों में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाना, अंधकासुरवध, कल्याण सुंदर को बहुतायात से चित्रित किया गया है, जबकि वैष्णव विषयों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है। ऐसा इस प्रकार से अभी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी बन सकता है। गुफा संख्या जो 16 है वह कैलाश श्रेणी के नाम से क्या जाना जाता है। यह एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर कारीगरों की एक अनूठी उपलब्धि है। यानी कि यह बताया जा रहा है कि जो चट्टान को काटकर क्या किया गया है, मंदिरों का क्या किया गया है, निर्माण कराया गया, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। यानी कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 21 और 29 है। यानी कि बताया जा रहा है कि जो शैव गुफा में संख्या है वह 21 और 29 है। गुफा संख्या 29 की योजना लगभग एलिफेंटा की मुख्य गुफा की तरह है। गुफा संख्या 14, 16, 17, 21, 29 की मूर्तिकला गुणवत्ता अपनी स्मारकीयता और चित्र साथ में स्थान में जोरदार गतिविधियों की अद्भुत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सभी क्या है, अद्भुत प्रकार से हैं। यहाँ पे जो चट्टान को काटकर बनाया गया है मंदिर, वह यह दर्शाता है कि जो कारीगर हैं, जो प्राचीन कारीगर हैं, वो क्या है, एक बिजोर टाइप का उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो हमें पढ़ना था एलोरा की गुफाएं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ेंगे फिर अब बाघ की गुफाएं। मतलब अब हम लोग इस टॉपिक में बाकी गुफाओं को भी देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सांची का स्तूप पढ़ेंगे आगे चल करके। फिर पद्मपानी बोधिसत्व क्या है, फिर एलिफेंटा की गुफा, ये सब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ वगैरह करेंगे और फिर बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं, बाकी गुफाओं को कंप्लीट करते हैं। बाघ
की गुफाएं। अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो हो जाता है, जैसे कि यह कहाँ पे है। सबसे पहला चीज़ तो बाघ की गुफाएं एमपी यानी मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, धार जिले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के क्या है, धार जिले से 97 किलोमीटर क्या है दूर स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। बात की जा रही है बौद्ध भित्ति चित्रों से युक्त बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, धार जिले में। आप लोगों को ये जरूर ध्यान में रखना है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है, और उतना कितना कहाँ से कहाँ किलोमीटर की दूरी पे है। ये सभी प्रश्न आपको बिहार स्टेट में आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। अब टीआरई का पता नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछे, तो हम लोगों को ये सब चीज़ क्या है याद करके रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चट्टानों को काटकर प्राचीन भारत के दौरान ज़्यादातर सातवाहन काल के दौरान बनाए गए बाघ की गुफाएं अजंता की तरह एक बाघानी की मौसमी धारा के पार एक पहाड़ी से लंबत बलुआ पत्थर की चट्टान पर मास्टर कारीगरों द्वारा खोदी गई थी। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गुफा निर्माण जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गुफा का जो निर्माण है उसका विशेषता आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सातवाहन काल में जो है चट्टानों को काटकर गुफा जो है अजंता की तरह बनाई गई है, जिसमें चैत्यों में मास्टर कारीगरी दिखती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है। अब आगे है, मूल 9 गुफाओं में केवल 5 ही बची है। यानी कि 9 गुफा मूल 9 गुफा हैं, जिसमें कितनी गुफा बची है, 5 गुफा बची है, जिनमें से सभी भिक्षुओं के लिए विहार या विश्राम स्थल है। विहार या क्या है विश्राम स्थल के बारे में बात की जा रही है, जिनकी निर्माण योजना चतुकोशनीय है। कैसी है, चतुकोशनीय। यहाँ पे चतुष्कोणीय का मतलब क्या होता है, जैसे 4 कोनों या फिर 4 भुजाओं वाला, जैसे आप लोग कह सकें चौकोर या फिर आयताकार। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो गुफा संख्या है वह 4 है। यानी कि 4 जो है वह महत्वपूर्ण है, जिसमें आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है रंगीन महल, जहाँ दीवार क्या है और छत पर पेंटिंग अभी दिखाई देती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रंग महल नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है रंगों का महल, जहाँ दीवार और छत पर जो पेंटिंग है वह दिखाई देती है। अगला बात किया जाए तो अन्य गुफाएं, जहाँ दीवारों और छत पर टेम्परा, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं बिहार स्टेट में, टेम्परा कौन सा रंग यूज होता है। अन्य गुफाओं जहाँ दीवार और छत पर टेम्परा भित्ति चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं, वे गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 है। ये याद करने की है कि गुफा संख्या किस में आपको ये टेम्परा भित्ति चित्र के अवशेष मिले, कौन कौन से हैं। तो गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 तैयार की गई। इसमें लाल भूरे रंग की मोटी मिट्टी का प्लास्टर थी, जो दीवारों और छत पर बिछाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर लाइम प्राइमिंग की गई थी, जिस पर यह पेंटिंग बनाई गई है। सबसे खूबसूरत पेंटिंग में से कुछ गुफा 4 के बरामदे की दीवारों पर थी। भारतीय कला के मूल्यों को और अधिक नुकसान से बचने के लिए अधिकांश पेंटिंग को 1982 में सावधानी पूर्वक हटाकर उन्हें ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में रख दिया गया है। अब देखिए ये भी आपको पेंटिंग से संबंधित है, जो कि आप यहाँ पर संग्रहालय की बात की जा रही है, तो वो कहाँ से कहाँ पे हटा के रखा गया है। तो यह ग्वालियर में जो है पुरातात्विक संग्रहालय में क्या कर दिया गया है, सावधानी पूर्वक हटाकर रख दिया गया है। तो ये एक तरह से संरक्षण के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, हटाया गया है। अब हम आगे बात करते हैं, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी पाई जाती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा कि यह जो चट्टानों की गुफा है, जो कि सिर्फ केवल कहाँ तक सीमित नहीं थी, महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि कर्नाटक में भी पाई गई है। मुख्य रूप से बादामी और एहोल में चालुक्य के संरक्षण में बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के क्षेत्र में और तमिलनाडु में मुख्य रूप से महाबलीपुरम में पल्लवों के संरक्षण में यहाँ पर बनाई गई है। जैसे कि अब बात किया जाए देश में 6ठी शताब्दी के बाद
कला इतिहास का विकास प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में सामूहिक सार्वजनिक संरक्षण की तुलना में राजनीतिक संरक्षण पर अधिक निर्भर था। यानी कि जो बताया जा रहा है कि देश में जो छठी शताब्दी ईसा है उसमें इतिहास कला का जो विकास है वह प्रारंभिक रूप से आपको क्या है, ऐतिहासिक काल के रूप में सार्वजनिक संरक्षण की तुलना में आपको राजनीतिक संरक्षण पर राजनीतिक तौर पे क्या हुआ है, ज़्यादा उभरा है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यह बाकी गुफा भी कंप्लीट हुई। और आगे अभी हमें पढ़ना है पूर्वी भारत में गुफा परंपरा। अब हम इन परंपराओं को देखेंगे, यह कहाँ पर है। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा से तटीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें पता है कि आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र और उड़ीसा में बौद्ध गुफाओं की जो खुदाई हुई है उसमें आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पश्चिमी भारत की तरह पूर्वी भारत में क्या है, बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई, यानी कि खुदाई हुई मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश के मुख्य स्थलों में एक एल्लूरू जिले में गुंटापल्ले है, जो कि संरक्षित मठों के साथ साथ पहाड़ियों में गुफाओं की खुदाई की गई है। यानी कि जो खुदाई हुई है उससे पता चला है कहाँ पे, कौन से ज़िले में है, एल्लूरू जिले में गुंटापल्ले है, जो कि यहाँ पे खुदाई के दौरान आपको मिलेगा। शायद यह बहुत ही अनोखे स्थलों में से एक है जहाँ एक ही स्थान पर संरचित स्तूप, विहार और गुफाओं की खुदाई की गई है। गुंटापल्ले चैत्य का गुफा गोलाकार हॉल में है। अब ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रश्न कि किस आकार में है। तो गुंटापल्ले चैत्य गुफा जो है वह गोलाकार हॉल में एक स्तूप और प्रवेश द्वार पर एक चैत्य मेहराब के साथ गोलाकार रूप में क्या है, निर्मित है। वहीं पर आगे बात किया जाए तो पश्चिमी भारत की गुफाओं की तुलना में यह गुफा अपेक्षाकृत क्या है, छोटी है। अब यहाँ पे तुलनात्मक रूप से बात की जा रही है पूर्वी और पश्चिमी चीज़ को लेकर। तो अगर हम किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं, या तो वो अत्यधिक अच्छी होती है, या बड़ी होती है, छोटी होती है, इस प्रकार से होती है। तो जो पूर्वी और पश्चिमी भारत की गुफाओं की तुलना की जा रही है यहाँ पर, तो उन तुलना के आधार पर यह क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, छोटी है। अनेक विहार गुफाओं की खुदाई हुई है। छोटे आयामों के बावजूद मुख्य विहार गुफाओं को बाहरी तरफ चैत्य मेहराबों से सजाया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटे आयाम हैं उनको विहारों की तरह क्या किया गया है, मतलब चैत्य मेहराब जो है उसे सजाया गया है। गुंटापल्ले के अलावा अन्य गुफाओं महत्वपूर्ण गुफा जो है स्थल राम पेरामल्लम हैं, जिनमें बहुत मध्यम छोटी खुदाई हुई है। अब यहाँ पे सभी क्या है, छोटी छोटी खुदाइयों में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि गुंटापल्ले एल्लूरू में गुंटापल्ले के अलावा अब यहाँ पे बात किया जा रहा है राम पेरामल्लम, जिसमें बहुत मध्यम वध की खुदाई की गई है, लेकिन पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर बनाए गए स्तूप हैं। और यह बताया जा रहा है कि पहाड़ी को काटकर यह चट्टान क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। जैसे कि हम लोग अभी पिछली क्लास में भी पढ़े हैं कि सीमित नहीं रह गया था महाराष्ट्र से ही, वह आपका दक्कन में भी आते आते चट्टानों को काटकर स्तूप बनाने की निर्माण कला जो है वह आगे तक चलती रही थी। अगला है विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली में चौथी 5वीं शताब्दी के दौरान गुफाओं की खुदाई की गई और पहाड़ी को काटकर एक विशाल चट्टानी स्तूप बनाया गया। यहाँ पे विशाखापट्टनम की बात की जा रही है, जो कि चौथी से 5वीं शताब्दी के दौरान की बात है। यह एक अद्वितीय स्थल है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक देश में चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े स्तूप है। यहाँ पे स्तूप के बारे में बात किया जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉक कट गुफा, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ पे। रॉक कट गुफा परंपरा ओडिशा में भी मौजूद थी। सबसे पहला उदाहरण भुवनेश्वर के आसपास की उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं। ये गुफाएं बिखरी हुई हैं और इनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख हैं। शिलालेखों के अनुसार गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए थी। अनेक एकल कोशिका उत्खनन है, कुछ को विशाल स्वतंत्र शिलाखंडों में तराशकर जानवरों का आकार दिया गया है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है शिलालेखों के अनुसार जो जैन भिक्षु थे उनका जो एकल कोशिका उत्खनन है, या फिर आप विशाल शिलाखंड के बारे में बात करें, सबको तराश कर मतलब किस चीज़ का, जानवरों का आकार दिया गया है। वहीं आगे बात करें तो बड़ी गुफाओं के पीछे की ओर कोठरी के 7 स्तंभों वाले बरामदे वाली गुफा शामिल है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा जो गुफा है उसमें क्या है, पीछे की ओर कोठरियों, पीछे का यहाँ पे आप देखेंगे कोठरी टाइप्स बना हुआ है। 7 स्तंभ वाले बरामदे की एक गुफा भी क्या है यहाँ पर शामिल है।
कक्षों के ऊपरी हिस्से को कथाओं की एक श्रृंखला से सजाया गया है जो अभी भी क्षेत्र की लोक कथाओं में जारी है। यानी कि जो कथाएं हैं उसको एक श्रृंखला यानी कि एक सजावट के रूप में शुद्ध मतलब कि अच्छे ढंग से सजाया गया है, जो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी हम लोग व्यवस्थित खुदाई मतलब खुदाई के बाद भी क्या कर सकते हैं, उसको हम सही पूर्वक देख सकते हैं। आगे बात करें तो इस गुफा की आकृतियाँ क्या है, विशाल हैं और गुणात्मक नक्काशी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे आकृतियाँ जो है विशाल रूप में हैं और गुणात्मक कहने का सेंस है कि आप इनको अच्छे गुणवत्ता वाले मतलब बहुत अच्छे प्रकार से आपको बनाया हुआ, नक्काशी किया हुआ, बहुत मतलब अच्छा वाला उस प्रकार के आपको यह उदाहरण मिलेंगे। इस परिसर में कुछ गुफाओं की खुदाई 8वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पढ़ा एलोरा की गुफाएं, बाकी गुफाएं और पूर्वी भारत में गुफा परंपरा। हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे सांची स्तूप। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये भी सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे प्रश्न होते हैं वो एग्ज़ामों में आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि रिपीट पे चले आ रहे हैं। जैसे बौद्ध गुफा, जो अभी एलोरा की गुफा हम लोगों ने पढ़ा, बाकी गुफा पढ़ा, यहाँ पे गुफा संख्या से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग डिटेल में पढ़ने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है, कमेंट आता है कि हाँ क्लास कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करना है, या फिर ऐसे ही पहले हम लोग डिटेल में पढ़ लें फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग एनसीईआरटी बैच को अगर देखना चाहते हैं, जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं है, या फिर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे क्लास 6 के ऑल ओवर चैप्टर से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं सामान्य अध्ययन के तौर पे, या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें, तो आप लोग वहाँ से एनसीईआरटी के क्लास को आप लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हो। वो भी क्लास है जो कि हिस्ट्री की क्लास, हमने अभी 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।